हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो जो अस्थमा बीमारी है बहुत ही ज़्यादा कॉमन आजकल देखी जा रही है। बढ़ते हुए पॉल्यूशन ने इसका रेट और बढ़ा दिया है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2% एडल्ट और 6% बच्चे इसका शिकार होते हैं। अस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो अस्थमा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एलर्जन के संपर्क में आते ही एयरवेज जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाए, एयरवेज में स्पाज्म आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए या फिर उसमें सूजन आ जाए और साथ में बहुत सारा सिक्रीशन होने लगे म्यूकस का, जो कि ब्रीदिंग को डिफ़िकल्ट बनाए। तो इस सिचुएशन को हम अस्थमा कहते हैं। ये कंडीशन कब ट्रिगर होती है? इसके लिए किसी भी एक ट्रिगर का होना ज़रूरी है जो कि आम लोगों पे कोई असर नहीं करता। जैसे कि बहुत लोगों पे धूल मिट्टी का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो अस्थमा का पेशेंट है उसको उससे असर पड़ सकता है। जैसे ही वो धूल और धुएं के संपर्क में आएगा तो उसे ये अस्थमैटिक अटैक डेवलप होने लगेंगे। तो आइए समझते हैं कि अस्थमा के जो अटैक्स आते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड कंडीशन आती है इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन आ जाती है। श्वास नलियों का जो स्पेस है वो कम हो जाता है और हवा पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती है। और थर्डली जो है म्यूकस का सिक्रीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हवा को अंदर घुसने ही नहीं देता। तो इस तीनों ही कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को ठीक से सांस नहीं आ पाती है और वो उसके लिए लड़ने लगता है और चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है और साथ में खांसी कभी कभी फील कर सकते हैं। और ल्यूमेन नैरो होने की वजह से वहाँ पर सीटी जैसी आवाज़ प्रोड्यूस होती है जो कि हम एक्सपीरेशन के वक्त सुन सकते हैं या पेशेंट खुद भी फील कर सकता है कि कुछ सांसों में आवाज़ें आ रही हैं। पेशेंट टू पेशेंट जो ट्रिगर्स हैं वो डिफ़र करते हैं। आइए ट्रिगर्स जान लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए हो सकता है ठंड से गर्म कमरे में जाना या गर्म से ठंडे में आना, ये एक ट्रिगर हो सकता है। या फिर धूल के संपर्क में आना या फिर मोल्ड्स के संपर्क में आना। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ठंडी चीज़ खाने से भी किसी को अस्थमैटिक अटैक डेवलप हो सकते हैं। या घर में पेट है उसके जो डेंडर्स हैं अगर वो श्वास नली में चले जाएं तो उसकी वजह से भी ये अस्थमैटिक अटैक डेवलप हो सकते हैं। तो ये ट्रिगर्स जो हैं हर पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करते हैं और सबका अलग अलग बॉडी रिएक्शन होता है कि बॉडी किस चीज़ से रिएक्ट कर रही है, और जो कि हेल्दी पेशेंट्स में इन ट्रिगर्स का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही ऐसा डिस्टर्ब हो गया है कि ये अस्थमैटिक अटैक डेवलप हो रहे हैं। अब आगे जानते हैं कि ये कितने तरह का हो सकता है या कब कब हो सकता है। एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अस्थमैटिक अटैक हो सकते हैं, जैसे कि किसी को धूल मिट्टी धुएं या फिर किसी केमिकल के संपर्क में आने से या हाईली परफ्यूम्ड चीज़ों के संपर्क में आने से भी ये अटैक्स आ सकते हैं। या फिर कभी कभी एक्सरसाइज से इंड्यूस हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हम ले सकते हैं बच्चों में हो रहा है, जैसे कि जो 5 साल से कम आयु के हैं उनमें डेवलप हो रहा है तो हम उसे पीडियाट्रिक अस्थमा कहते हैं। और 18+ के बाद से शुरू हो रहा है तो उसे एडल्ट अस्थमा कहते हैं। तो जो पीडियाट्रिक होता है मेनली देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की वजह से भी डेवलप हो सकता है, या फिर पेरेंट्स में अगर अस्थमा की शिकायत है तो ये बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। और एडल्टहुड में भी डेवलप हो सकता है यदि कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे उसे अच्छी सांस नहीं मिल रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। तो अब जानते हैं कि अस्थमा का कॉज क्या है। तो मेडिकल साइंस के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें जो रिस्क फैक्टर सामने आए हैं उनके हिसाब से सबसे पहला है जेनेटिक, यानी कि यदि पेरेंट्स में है तो ये बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकेंडली है एलर्जीज़, यदि पेशेंट को किसी तरह की एलर्जीज है तो स्वाभाविक है कि आगे चल के अस्थमा हो सकता है। थर्डली अगर कोई ऑक्यूपेशनल एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल का एक्सपोजर है या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूम्स वहाँ पे मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट, स्मोकिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। या फिर वेदर में चेंजेस हो सकता है, किसी तरह के टॉक्सिन्स अगर संपर्क में आ रहे हैं तो अस्थमा डेवलप कर सकता है। और फोर्थली है कुछ तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंपल वायरस के इन्फेक्शन के बाद से ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ब्रोंकियल अस्थमा में ये तब्दील हो जाए।
तो ये सब इसके कॉजेज़ की तरह हम देख सकते हैं। ये जानते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले है चेस्ट टाइटनेस, और सेकेंडली है कफ, यानी कि खांसी बहुत आती है एयरवेज को क्लीन करने के लिए। थर्डली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है एयरवेज में, तो ब्रेथलेसनेस फील होती है, और साथ में व्हीज सुनाई देती है, यानी कि सांसों में सीटियों की आवाज़ आती है। अगर जो बहुत सीवियर अटैक है तो उस सिचुएशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करता है, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर पाता है, अनेबल टू टॉक, और साथ में चेस्ट में पेन और प्रेशर फील होता है। पेशेंट की शॉर्ट और रैपिड रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हो गए। आइए जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जा सकता है इन्फेक्शंस को टेस्ट करने के लिए। सेकेंडली स्किन पैच टेस्ट किया जा सकता है एलर्जीज़ को रूल आउट करने के लिए। थर्डली स्पायरोमेट्री और पीएफटी किया जाता है, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू नो द कंडीशंस ऑफ द लंग्स, और एक्सरे भी किया जा सकता है टू नो अदर एनोमलीज। अब जानते हैं कि इसमें क्या मैनेजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि आपको जो एलर्जन जो भी आप फील कर रहे हैं उनसे आपको बच के रहना है। ये आपके लिए कोई भी हो सकता है, ठंड हो सकती है, डस्ट हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है, तो इन सबको आपको अवॉइड करना है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क का यूज़ करना है, या डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, महिलाएं जो हैं खाना बना रही हैं, अगर वो चूल्हे पे बना रही हैं तो उन्हें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। थर्डली अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं और आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बजाय आप ह्यूमिडिफायर्स को प्रेफरेंस दें। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो एयर जो है मॉइस्ट हो जाती है, वो आप इंस्पायर करते हैं, साथ में लंग्स की एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाती है। आपको योगा और एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे लो लेवल से हाई पे जाना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे शुरुआत करके एक्सरसाइजेस बढ़ानी चाहिए, जिससे कि आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ किया जा सके। और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती हैं ऐसे सिचुएशन में, और होम्योपैथी ही क्यों अच्छा विकल्प है। होम्योपैथी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए एक फ्रेश एयर की तरह काम करती हैं, यानी कि ये रूट कॉज को अप्रूव करती हैं, और साथ में इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। और ऐसा भी भ्रम रहता है कि जो लोग इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं उन्हें होम्योपैथी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप इन्हेलर्स के साथ भी होम्योपैथी स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद ही पाएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के यूज़ के बाद से आपकी इन्हेलर लेने की फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो कम होती जा रही है। सबसे बेनिफिशियल होम्योपैथी इसलिए भी है क्योंकि ये मेंटल के साथ साथ फिजिकल दोनों पे भी काम करती है, तो आपको ड्यूअल कॉम्बो मिल जाता है अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो आपको ऐसे में होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे है आर्सेनिक। तो आपको आर्सेनिक यूज़ करनी है जब भी आपको सफोकेटिव अटैक्स आ रहे हैं, यानी कि एस्थमेटिक अटैक आ रहे हैं और एयरवेज पूरी तरह से कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और ज़्यादातर ये अटैक आधी रात को या फिर जब भी आप लेटते हैं तब आते हैं। आपके लिए लेटना बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जा रही है, और ठंडा खाने के बाद से ये अटैक्स ज़्यादा फील हो रहे हैं आपको, और गर्म चीज़ें पीने से आपको आराम मिल रहा है। आपको आर्सेनिक में जो है सांस ना आने के साथ साथ आपको खांसी भी आ रही है और वीजिंग अटैक्स हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सांसों में आवाज़ें आ रही हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है जब आपकी सिचुएशन ज़्यादा हार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, तो उस समय आप इसको हर 1 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, और स्थिति सामान्य होने पर इसे आप 3 बार दिन में लें तो आपको आराम मिलेगा। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों एंटियम टार्ट। ये मेडिसिन तब काम में आती है जब आपको खांसी आ रही है और सीना घड़घड़ा रहा है, लेकिन जब खांसते हैं तो उतना बलगम नहीं निकल रहा है जितना कि आपको फील हो रहा है कि अंदर भरा हुआ है, तो ये मेडिसिन उस कफ को निकालने का काम करती है। और एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, यानी कि स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा रैटलिंग सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है, म्यूकस इतना ज़्यादा अंदर है और वो घड़घड़ा रहा है, तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा पस्त होता है, हर समय सोने की उसकी इच्छा रहती है, इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो अपने डेली रूटीन्स परफॉर्म कर पाए। एंटियम टार्ट की समस्या है ज़्यादातर डैम्प वेदर में, यानी सीलन भरे एरिया में रह रहा है, तो उसकी वजह से उसको सब परेशानी जो आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एंटियम टार्ट आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है, दिन में 3 बार 2-2 बूंदे अगर लेते हैं तो आपको आराम मिलेगा। मेडिसिन है दोस्तों इपिकैक। इपिकैक का क्या है कि
सीने में इतना ज़्यादा कफ भरा हुआ है, इतना ज़्यादा म्यूकस है कि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। खांसी में जब भी थोड़ा सा भी म्यूकस निकलता है या फिर कफ निकलता है तो उसे आराम मिलता है। तो ऐसे में आपको यूज़ करनी है इपिकैक। इपिकैक जो है वो भी इस म्यूकस कंजेशन को क्लियर अप करने में हेल्प करती है और जो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसे ठीक करती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, फॉलोड बाय सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है, तो ऐसे में उसे इपिकैक ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। सीने में घड़घड़ाहट हो रही है, आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 बार लेते हैं तो आराम मिले। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया को हम ऐसे कह सकते हैं कि एयरवेज बिल्कुल ही ड्राई लगने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सूखा है एयरवे और सांस नहीं आ पा रही है। और जो खांसी है वो बिल्कुल सूखी है, कुकुर टाइप की खांसी आ रही है, यानी कि बार्किंग कफ हो रहा है उसे, और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, कंस्ट्रिक्शन फील हो रहा है चेस्ट में, तो उसे यूज़ करनी चाहिए स्पॉन्जिया। और इसमें पेशेंट को आधी रात से पहले समस्या आती है और एंग्जाइटी और ब्रेथलेसनेस इसका मार्क्ड सिम्टम है। तो यदि ये सब परेशानी है और एयरवे सूखा है तो उस समय आप स्पॉन्जिया यूज़ करिए 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब जान लेते हैं कुछ मदर टिंचर जो कि स्पेसिफिकली काम करते हैं एस्थमेटिक अटैक के टाइम पे। जैसे कि सबसे पहला है ब्लैटा ओरिएंटालिस। ब्लैटा ओरिएंटालिस की 10 बूंदें यदि आप आधा कप पानी में मिक्स करके यूज़ करते हैं तो आपको एस्थमेटिक अटैक में तुरंत रिलीफ मिलता है। तो जो भी अस्थमा के पेशेंट हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक नई दवा जो कि बहुत चर्चित रही है कोविड के टाइम पे, एस्पिडोस्पर्मिया, ये लंग्स के लिए टॉनिक का काम करती है और लंग्स को मजबूत बनाती है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको एस्थमेटिक अटैक आए। इसे आपको यूज़ करना है 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके, तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमने ये देखा कि अगर आपको एस्थमा है तो यदि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये आगे जाके एस्थमेटिक अटैक में तब्दील हो जाते हैं। तो आपको इन इन्फेक्शन से भी बचना है, थोड़े से भी इन्फेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है और उसका तुरंत इलाज करना है, तो आपको एस्थमेटिक अटैक की फ्रिक्वेंसी अपने आप ही कम हो जाएगी। और इस वीडियो में जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं, और होम्योपैथी में एस्थमा के लिए 1000 से भी ज़्यादा मेडिसिन हैं, उसमें से हर मेडिसिन को बता पाना संभव नहीं है। और ये भी देखा गया है कि यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इम्प्रॉपरली सेलेक्ट करके एस्थमेटिक पेशेंट को देते हैं या फिर सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं तो केस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, फिर उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी राय में यदि आप एस्थमा के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से ही लीजिए, या फिर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी लोग इससे अवेयर हो पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।